तो पिछली क्लास में ना मैंने आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे, कुछ एग्जांपल्स थे, बड़े ही बेसिक से आसान से एग्जांपल्स थे, और वो किसके ऊपर बेस्ड थे? एवरेज वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड थे, एवरेज स्पीड के ऊपर बेस्ड थे। हम अब ना इसके आगे की बात करना शुरू करेंगे और उसे बहुत ध्यान से समझिएगा क्या चीज आपको बता। अब आज की क्लास में जो टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है, जिसके बारे में हमें आज बात करनी है, उस टॉपिक में ना आप लोगों को एक टर्म के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए पहले से। उस टर्म का नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड स्लोप। यानी कि इसी को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं स्लोप। तो हमें बात करनी है पहले किसकी? स्लोप की। देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि हमें आज की क्लास में जिस टॉपिक की शुरुआत करनी है, उस टॉपिक का नाम है एवरेज वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो मैं यहां पर लिख देता हूं आज की क्लास का टॉपिक, दैट इज एवरेज वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। ये है आज की क्लास का टॉपिक और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से। इसे करने के बाद हम ये देखेंगे कि एग्जाम्स में इससे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं और किस तरह से सवाल आए हुए हैं एग्जाम्स। चलिए, सबसे पहले ना आपको एक टर्म छोटी सी समझनी पड़ेगी, स्लोप। आखिर ये स्लोप क्या होता है, फिर हम इसके ऊपर आते हैं। देखो, एक्चुअल में ना आप लोगों के पास 11th क्लास में जो मैथ है ना, मैथ की बुक में एक चैप्टर दे रखा है जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। उस चैप्टर में आपको एक टॉपिक पढ़ना होगा, दैट इज कॉल्ड स्लोप। तो अब वैसे तो जब आप लोग मैथ पढ़ोगे तब आपको वहां पर स्लोप के बारे में बताया जाएगा। देखो भाई, एक बात बताता हूँ, ये जो फिजिक्स आप लोग पढ़ते हो ना, इस फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। इस फिजिक्स की डेरिवेशन, इसमें जो फॉर्मूले हम लोग बनाएंगे, डेराइव करेंगे, उन सभी फॉर्मूलों के अंदर ना मैथ का कोई ना कोई फॉर्मूला, कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई कंसेप्ट अक्सर इस्तेमाल होता ही होता है। तो इसलिए ना जिन लोगों को अपनी फिजिक्स को अच्छा रखना है, बेस स्ट्रांग रखना है, उनका मैथ के ऊपर ना अच्छी कमांड होनी चाहिए। कमांड मतलब ऐसी कमांड नहीं होनी चाहिए कि बस हमें सवाल करने आते हैं। उनकी मैथ ना लॉजिकल तरीके से उन्हें क्लियर होनी चाहिए कि अच्छा ये चीज क्या है, क्यों है और ये कहाँ इस्तेमाल होती है। आज की क्लास में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ, सच में ना फिजिक्स के लिए मैथ काफी जरूरी है। जिनके पास मैथ नहीं भी है कोई बात नहीं, थोड़ी मुश्किल होती है उनको, मैं अपनी तरफ से जितना हो सकेगा उतना मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी बेटर ये रहता है कि आपके फिजिक्स में मैथ बहुत ज्यादा यूज होती है। तो ये जो टॉपिक है वो 11th क्लास की मैथ के अंदर आपको पढ़ना है, जिसका नाम क्या है? स्लोप। इसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जा सकता, सिर्फ उतना ही पढ़ूंगा जितना फिजिक्स के लिए जरूरी है। बाकी जब आप मैथ पढ़ोगे तब आपको इसके ऊपर पूरी की पूरी एक एक्सरसाइज मिलेगी करने के लिए, पूरे का पूरा इसका अच्छा खासा कंसेप्ट होगा, तब के बारे में तब आपके मैथ के टीचर आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए अभी हम पहले जानते हैं कि सर आखिर स्लोप होती क्या है, किसे कहा जाता है स्लोप। सुनो ध्यान से, देखिए, किसी भी लाइन के झुकाव को अगर आप लोगों को मेजर करना है कि कोई लाइन कितनी ज्यादा झुकी हुई है, कितनी ज्यादा उठी हुई है, कितनी ज्यादा लेटी है या कितनी ज्यादा खड़ी है, बिल्कुल आसान शब्दों में बता दो, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो, किस चीज का इस्तेमाल करते हो इस बात को बताने के लिए कि कोई लाइन झुकी है या खड़ी है? तो आप बोलोगे सर हम लोग तो इस्तेमाल करते हैं एंगल्स का। कैसे? मैं समझाता हूं। मान लीजिए ये आपकी जमीन है, या मान लीजिए ये आपकी क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एक और लाइन है इस तरीके की। अब मैं ये बोलूं इस जमीन के साथ ये लाइन झुकी हुई है ना, आपसे पूछूं कितना झुकाव है इस लाइन का, कितनी झुकी हुई दिख रही है आपको, और मान लीजिए ये वाला एंगल 30 डिग्री नजर आ जाए, या आपको पता लगे कि ये 30 डिग्री है, तो आप दिमाग में समझ सकते हैं अच्छा कोई लाइन है वो जमीन के साथ 30 डिग्री एंगल पर है, मतलब वो बहुत ज्यादा नीचे की तरफ है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये मेरे पास जमीन है, इसे आप हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हो। भाई जमीन ऐसी होती है, उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और जो चीज खड़ी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड वर्टिकल। तो मान लीजिए अगर यही लाइन इस तरीके की होती और कितना एंगल बना रही होती, 60 डिग्री, तो आप बोलते कि हाँ इसके अंदर जो है वो झुकाव कम है, ये लाइन ज्यादा उठी हुई है, यानी कि ये खड़ी ढाल वाली है और ये ज्यादा बैठी ढाल वाली है। आसान शब्दों में समझा रहा हूं। अगर मान लीजिए यही आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती और ये लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसी आती, एकदम सीधी,
अब आकर के यहाँ पर एंगल कितना बनाती है 90 डिग्री। तो अब मैं बोलूं ये वाली लाइन कितनी झुकी हुई है, तो आप बोलते हैं नहीं सर ये झुकी का है, तो बिल्कुल खड़ी है। इसका मतलब ये वाली लाइन बिल्कुल सीधी खड़ी है। क्यों? क्योंकि इसका एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। ये वाली लाइन थोड़ी झुकी हुई है, ये वाली लाइन और ज्यादा झुकी हुई है। और अगर मैं कोई लाइन ऐसी ले लूं जिसका एंगल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 डिग्री बन रहा हो, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही ज्यादा झुकी हुई लाइन है। और अगर कोई लाइन ऐसी हो जो जमीन के ऊपर रखी हुई हो, तो इसका मतलब एक लाइन जमीन के ऊपर ही रखी है। मैं पूछूं अब कितना एंगल बन रहा है, तो आप बोलोगे 0 डिग्री। तो आप बोलेंगे सर इसमें तो झुकाव बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल ही जमीन को टच कर रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है भाई कि कोई लाइन जो है ना कितनी ज्यादा झुकी हुई है, कितनी ज्यादा उठी हुई है, हम उस चीज को आज तक सिर्फ और सिर्फ एंगल की मदद से समझा करते थे। अगर मैं ये डायग्राम ना बनाऊं और तुम्हें ये बोल दूं कि भाई ये एक लाइन है और ये रही जमीन, ये लाइन जो है वो जमीन के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो तुम खुद दिमाग से समझ जाओगे अच्छा इसका मतलब ये लाइन बिल्कुल सीधी खड़ी है। अगर मैं बोलूं ये लाइन जमीन के साथ 45 डिग्री एंगल बना रही है, तो आप खुद ही समझ जाओगे अच्छा इसका मतलब इस लाइन का झुकाव इतना है, 45 डिग्री इतना एंगल बना रही होगी, तभी ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि झुकाव के लिए अब तक आप एंगल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब से झुकाव को मेजर करने के लिए हम जिस क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड स्लोप। स्लोप एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो हमें ये बताती है कि कोई लाइन कितनी ज्यादा झुकी हुई है या कितनी ज्यादा उठी हुई है। इस स्लोप के बारे में आप बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में मैथ के अंदर पढ़ोगे। फिलहाल यहाँ पर जो चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ कि स्लोप को ना हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। एम एक लेटर होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके लिए, स्लोप के लिए इस्तेमाल करते हैं। और स्लोप का एक बड़ा छोटा सा फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा। दैट्स इट। इस m को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। और जब आप इसको सॉल्व करके जो भी आंसर निकालोगे वही आंसर हम लोग क्या बोलेंगे कि वही क्या है, स्लोप है। समझना। मान लो अगर कोई आपसे बोलता है कि नहीं भाई एक काम करो इसकी स्लोप बताओ कितनी होगी, इस वाली लाइन की स्लोप बताओ क्या होगी, तो आप बोलते हैं सर आपने हमें पढ़ाया कि स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा। यहाँ पर थीटा कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 जो होता है वो कितना होता है 1/√3। तो आप बोलेंगे सर इस लाइन की स्लोप कितनी है 1/√3। मैं आपसे पूछूं इसकी स्लोप कितनी है, तो आप बोलेंगे जी m इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है tan थीटा, मगर थीटा कितना है 60 डिग्री, तो मैं यहाँ 60 रख देता हूँ। और tan 60 कितना होता है √3, तो आप बोलेंगे सर इसकी स्लोप √3 हो गई। अगर मैं पूछूं इसकी स्लोप कितनी है, तो आप बोलेंगे सर m इज इक्वल टू कितना होता है tan थीटा, मगर थीटा है 90, तो 90 पर कितना आंसर आता है इन्फिनिटी। इसका मतलब इसकी स्लोप क्या आ रही है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी का मतलब है सबसे ज्यादा स्लोप यही है, इससे ज्यादा स्लोप नहीं हो सकती। तुमने ये सोचा कि ये एक लाइन है, मैं इसको उठाता रहता हूँ और ज्यादा उठती जाएगी और एक टाइम पे बिल्कुल उठ गई। अब तुम सोचोगे मैं इसको और उठा रहा हूँ, तो बेटा अब ये उठ नहीं रही, अब ये और झुकती जा रही है। इसका मतलब यही स्लोप सबसे ज्यादा है, आप इससे ज्यादा किसी चीज को और खड़ा नहीं कर सकते। इसीलिए इसकी स्लोप कितनी आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है, सबसे ज्यादा आ रही है। तो ये बस एक कंसेप्ट है, इसके बारे में आप और अच्छे से मैथ में पढ़ोगे तब आप जानोगे। हमारे लिए बस इतनी सी बात जाननी जरूरी है कि ये जो tan थीटा होता है ना, यही हमारे लिए क्या होता है, स्लोप। और हमें कभी भी स्लोप कैलकुलेट करनी हो तो हम इस tan थीटा को निकाल लेंगे, हमें स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी। अब एक बात सुनो, इसका एंगल कितना है 30 डिग्री, ये लाइन ज्यादा झुकी हुई है। यूं कहा जाए तो बोलेंगे सर इसकी स्लोप जो है, एंगल जो है वो बहुत कम है, इसकी स्लोप बहुत कम है। देखो इसकी स्लोप क्या है 1/√3, इससे ज्यादा स्लोप किसकी है, इसकी √3। और इससे भी ज्यादा स्लोप किसकी है, इसकी है, दैट इज 90 डिग्री पर कितना है, इन्फिनिटी। इसका मतलब लाइन जितनी ज्यादा उठी होगी स्लोप उसकी उतनी ही कैसी होगी, ज्यादा। और जिसकी स्लोप जितनी कम होगी वो लाइन उतना ही ज्यादा क्या होगी, कम उठी होगी, या यूं बोल दीजिए उतनी ज्यादा झुकी हुई होगी। तो ये बस एक स्लोप का छोटा सा कंसेप्ट था, जो मैथ का टॉपिक था मैंने आपको बता दिया। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं जिसके लिए मुझे इसे पढ़ाना पड़ा, और आज की क्लास का टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। अब समझिए क्या है ये, बिल्कुल ध्यान से और तसल्ली से समझना भाई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा फिजिक्स के पेपर में कि स्लोप क्या होती है, लेकिन हाँ आपको स्लोप नहीं पता तो आप लोगों के लिए सवालों के जवाब देना लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए आप समझते हैं आखिर ये चीज क्या है। देखिए मैं आपको ना इसको दो अलग अलग सिचुएशंस में डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ इस टॉपिक। पहली सिचुएशन मैंने क्या बोला, मैंने कहा एवरेज वेलोसिटी। आप बोलोगे सर एवरेज वेलोसिटी तो हमने पढ़ ली, मैं बोल रहा हूँ हाँ पढ़ ली, लेकिन इस बार मैं फिर से पढ़ाने जा रहा हूँ किसकी टर्म्स में, पोजीशन टाइम ग्राफ की टर्म्स में। अब हम ग्राफ के हिसाब से समझेंगे थोड़ा सा एवरेज वेलोसिटी आखिर ग्राफ के अकॉर्डिंग कैसे निकाली जाएगी। सुनिए ध्यान से,
हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, पहली सिचुएशन। यहां मैंने लिख दिया फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ये मैंने लिख दिया क्या, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए इस चीज को समझते हैं। अब देखिए यूनिफॉर्म मोशन की बात अगर की जाए तो क्या है, देखो आप सभी लोगों को पता है कि अगर हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ बनाए कि कोई ऑब्जेक्ट, आपको याद होना चाहिए यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, मैंने पढ़ाया था, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी स्ट्रेट लाइन में बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस तय करता है तो हम उसके मोशन को बोलते हैं, बिना डायरेक्शन को चेंज किए तो हम बोलते हैं उसका जो मोशन है वो कौन सा है, यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमने ना पोजीशन टाइम ग्राफ भी ड्रॉ किया था। मान लीजिए ये रही पोजीशन और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम। और हमने इसका एक ग्राफ बनाया था, बड़ा ही सिंपल सा इस तरीके का ग्राफ मैंने बनाया था। ये क्या था, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए आप इसको समझिएगा जरा ध्यान से, होता क्या था, आप लोग ग्राफ कैसे बनाया करते थे, आप लोगों ने ऐसा ग्राफ बनाया हुआ था, यहाँ पर आप लोग पोजीशन ले लेते थे मीटर में, यहाँ पर आप लोग टाइम लिया करते थे किसमें, सेकंड्स में। आपका ग्राफ इस तरीके से हुआ करता था, यहाँ पर लिखते थे 0, इस जगह पर 1, इस जगह पर 2, इस जगह पर 3, 4, इसी तरीके से यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ 10 लिख दिया, यहाँ 15 लिख दिया और यहाँ 20 लिख दिया। कोई आपसे पूछे कि जब टाइम 2 था तब बताओ पोजीशन क्या थी, तो आप बोलोगे सर इस तरीके से 2 के ऊपर ले जाइए इसको और इसके सामने ला करके यहाँ देख लीजिए कितना है, ये 5 है, ये 10 है, तो जरूर यहाँ पर क्या रहा होगा 7.5। तो कोई आपसे पूछे जब टाइम 2 सेकंड था तब क्या पोजीशन थी, तो आप बोलोगे 7.5। अगर कोई आपसे बोले कि जब पोजीशन 15 थी तब क्या टाइम हो रहा था, तो आप बोलोगे जब पोजीशन 15 थी तब टाइम 3 और 4 के बीच में था। इसका मतलब हो सकता है उस वक्त जो टाइम रहा हो वो कितना रहा हो, 3.5 सेकेंड। मतलब आपको जो टाइम दिया जाए टाइम के हिसाब से आप क्या पता कर सकते हो, पोजीशन को पता कर सकते हो। ठीक ऐसे ही मैंने भी क्या किया, मान लीजिए जब मेरे पास या मेरी घड़ी में या मैं जब टाइम को ऑब्जर्व कर रहा हूं, जब टाइम t1 था उस वक्त सपोज कर लीजिए मेरे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी वो क्या थी, वो x1 थी, x1 पे था मेरा ऑब्जेक्ट। और बाद में किसी दूसरे वक्त की बात की और जब दूसरे किसी टाइम पर हमने देखा उस ऑब्जेक्ट को, तो मैंने देखा कि जब टाइम कितना था t2 तब हमारे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी वो वाली पोजीशन कितनी थी, दैट इज x2। ये मैंने मान लिया, जब टाइम t1 था तब पोजीशन x1 थी, जब टाइम t2 हुआ तब पोजीशन x2 हो गई। अब इसको जरा समझिएगा, अगर मैं इसको एक काम करता हूं, इस लाइन को इस तरीके से आगे बढ़ाऊं और इसको ला करके पूरा यहां से यहां तक मिला दूं, तो आप देखेंगे सर ये तो एक पूरा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल तो 90 डिग्री हो गया। अब आप इसका नाम रख दीजिए P, इसका नाम रख दीजिए Q और इस पॉइंट का नाम क्या रख दीजिए, R रख दीजिए। सपोज कर लीजिए ये वाला एंगल अगर थीटा मान ले तो ये वाला एंगल भी आपके लिए कितना हो जाएगा, ये भी थीटा ही हो जाएगा। भाई ये दोनों एंगल बराबर ही तो होंगे, आपको पता है ना, एक लाइन को अगर दो पैरेलल लाइंस कट करती हैं तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। हाँ जी ओके ठीक है, सुनिए भाई मैंने इसके हिसाब से समझा इस चीज को। मान लीजिए जब आपका टाइम t1 था तब आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी, x1, और जब आपका टाइम t2 था तब आपके पोजीशन ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी, x2। मैंने क्या किया, इन तीनों को पॉइंटों को आपस में मिला दिया, p को q से, q को r से, और उसके बाद एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। मैंने मान लिया ये वाला एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो भाई ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। ये आप लोग जानते हैं ना, एक स्ट्रेट लाइन को अगर दो पैरेलल लाइन कट करती है तो ये दोनों एंगल सेम होते हैं, इसलिए ये दोनों एंगल्स भी कैसे होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। अब ये चीज हमें यहाँ तक नजर आ रही है। अब सुनिएगा ध्यान से, अच्छा मैं आपसे पूछूं, गौर से सुनना, मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि चलो एक काम करो, बताओ इन दोनों के बीच में कितना गैप है, तो आप बोलोगे सर 1 का। कैसे पता 1 का गैप है, तो आप बोलोगे यहां से यहां तक का गैप कितना है 2 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 3, तो इसका मतलब अगर ये पूरा डिस्टेंस 3 है और ये पूरा डिस्टेंस 2 है तो जरूर ये वाला कितना होगा 1। 3 में से 2 को माइनस कर दो, 1 बच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ t1 का मतलब है यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो t1 है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, t2 है। अगर मैं पूछूं ये कितना होगा, तो आप बोलोगे आप t2 में से t1 को माइनस कर दो, इसमें से इसे माइनस कर दोगे पता चल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t2 माइनस t1। अच्छा अगर ये t2 माइनस t1 है तो ये भी t2 माइनस t1 होगा, तो मैंने इसकी जगह पर लिख दिया t2 माइनस t1। ठीक इसी तरीके से अगर मैं देखूं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर पूछूं कितना है, तो आप बोलोगे सर ये डिस्टेंस x1 होगा, और यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस ये वाला कितना है,
तो आप कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 होगा। मैं पूछूं ये कितना होगा, तो आप बोलोगे ये निकालना है तो x2 में से x1 माइनस कर दो, ये मिल जाएगा x2 माइनस x1। अगर ये x2 माइनस x1 है, इसका मतलब ये भी x2 माइनस x1 होगा। मैंने इसकी जगह पर क्या लिख दिया, x2 माइनस x1। तो मैंने ये सारी चीजें लिख दी। आपको अगर कोई कंफ्यूजन है, मैं थोड़ा सा यहाँ साइड में इस बात को जरा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग से कंफ्यूजन निकल जाए। सुनिए जरा ध्यान से, देखिए मान लीजिए अगर आपने ग्राफ ऐसा बना रखा है इस तरीके का, यहां पर मैंने लिख दिया क्या, सपोज कर लीजिए 5, ये लिख दिया 10, उसके बाद ये 15, दिस इज 20, दिस इज 25 एंड दिस इज 30। मैंने कहा मेरा ऑब्जेक्ट इस जगह पर था और कुछ देर पहले मेरा ऑब्जेक्ट इस जगह पर था। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो पोजीशन है वो x1 बोल दी और यहाँ जो पोजीशन है वो x2 बोल दी। अब मैं अगर बोलूं कि यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन जो है ये पूरी की पूरी ये x2 है, तो यहाँ से जमीन से लेकर के या फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की का जो डिस्टेंस है वो x2 यानी कि 30 है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, x1 यानी कि 10 है। मैं आपसे पूछूं इन दोनों के बीच में कितना है, तो आप बोलोगे सर 30 में से 10 को माइनस कर दो, ये पूरा कितना बचेगा, दैट इज 20। वही तो मैंने यहाँ पर भी किया। ये पूरा डिस्टेंस कितना था, x2, ये वाला कितना था, x1। मुझे ये निकालना था तो मैंने x2 माइनस x1 कर दिया, मुझे इसकी वैल्यू पता चल गई। अब तो ये था आपका पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसके अंदर मैंने जो जो चीजें थी वो सब आपके सामने ड्रॉ कर दी। अब हम एक काम करते हैं, एक ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं, देखते हैं इस ट्राइंगल को, PQR। अब सुनिए जरा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा इन राइट ट्राइंगल PQR, इस ट्राइंगल को लिया। अब एक काम करते हैं, इस ट्राइंगल के अंदर से एक बार जरा tan थीटा निकालते हैं। तो tan थीटा जब आप निकालेंगे इस ट्राइंगल से तो आप बोलेंगे सर tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, QR, और बेस कितना है, PQ। तो आप इसे चाहे तो लिख सकते हैं QR अपॉन PQ, यही तो होगा। अब मैंने क्या किया, इस tan थीटा को tan थीटा ही रहने दिया। व्हाट इज QR, तो आप बोलेंगे सर QR तो x2 माइनस x1 है, तो चलिए जी मैंने QR की जगह QR की वैल्यू रख दी x2 माइनस x1। फिर है PQ, तो PQ की वैल्यू कितनी है, T2 माइनस T1, तो आप इसकी जगह पर लिखेंगे T2 माइनस में T1, ये इस तरह से लिख दिया। तो मैंने यहां पर देखा कि मैंने tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की तो वो किसके बराबर आ गई, x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। अब जिन बच्चों ने पिछली क्लास को पढ़ा है, रिवाइज किया, वो पहचान गए होंगे कि x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1 क्या है, ये कुछ नहीं है, यही आपकी वेलोसिटी है। यही आपकी कौन सी वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी या सिंपली वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। और आप इसके ऊपर ऐसा निशान लगा दीजिए। इसका मतलब आपको ये पता चला कि आपका ये जो tan थीटा निकल के आया ये एवरेज वेलोसिटी के बराबर निकल के आया, या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। इट मींस, और हमने अभी अभी पढ़ा कि इसी tan थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्लोप। तो अब आपको यहां से एक बात समझ में आ गई कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है ना वो स्लोप के बराबर होती है। किसका स्लोप जी, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप। दैट्स इट। तो ये बात हमने यहां से ऑब्जर्व कर ली, हमें ये बात पता चल गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी टीचर तुम्हें ये कहे कि एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ ये गिवन है आपके सामने, चलो बताओ उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, फाइंड करो, तो आपको अब इसके लिए फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। आप सीधा यहाँ से क्या ढूंढ लो, एंगल, और उस एंगल को उठा के इसमें रख दो, इसे सॉल्व कर दो, आपको आपकी एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी मिल जाएगी। सिंपल वे में, इसमें कोई भी परेशानी आने वाली नहीं है। और सिंपल तरीके से अगर आप इसे चाहो तो स्टेटमेंट में कैसे लिखना है वो तो मैंने नोट्स में लिखा है, आप वहां देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी अगर आप बोलो तो आप ये कह सकते हो, इट मींस कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है और स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में, यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, उसके पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगी ना, वही स्लोप ना उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या उस ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी। बस यही चीज मुझे प्रूफ करनी थी और मैंने इसको प्रूफ कर दिया। इसीलिए कहा एवरेज वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ की मदद से हमने एवरेज वेलोसिटी को निकालना सीख लिया और ये हमारे पास क्या आ गया, tan थीटा। अब एक चीज और सुनो ध्यान से, ये बात सबके लिए एकदम क्लियर है। पहले आप भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं इसके आगे की। अच्छा अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ लिखा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। हम अभी इसको फिर से पढ़ेंगे, एक चीज और जाननी है इसके बारे में। अभी मैंने यहाँ पर बोला एवरेज वेलोसिटी।
अब ना थोड़ा सा एक बात कुछ जरूरी है वो समझ लेते हैं, क्या है वो जरूरी बातें, सुनिए। देखो भाई, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो स्ट्रेट लाइन में चलते हुए जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, बिना डायरेक्शन को बदले, फिक्स वेलोसिटी से, फिक्स स्पीड से चलता जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है या उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो दोनों की दोनों बिल्कुल बराबर होती है। मैं आपको आसान शब्दों में समझाने के लिए स्पीड का एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, समझना ध्यान से, स्पीड के एग्जांपल से समझाने की कोशिश करो। एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जो स्पीड है वो स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 5 मीटर चलता है। ठीक है, मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को रोड पर चलने दिया, ये रोड पे चलता गया चलता गया चलता गया बहुत देर तक। यहां से इस पे स्टार्ट किया, 1 सेकंड बाद ये यहां पहुंच गया, अगले 1 सेकंड बाद ये यहां पहुंचा, अगले 1 सेकंड बाद ये यहां पहुंचा, अगले 1 सेकंड बाद यहां पहुंचा और अगले 1 सेकंड बाद यहां पहुंचा। अच्छा, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस तय कर रहा है? 5 मीटर, यानी कि 0 से लेके 1 तक 5 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 5 मीटर। मैं आपसे पूछूं कितनी स्पीड है इस ऑब्जेक्ट की, तो आप बोलोगे सर इसकी स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। क्यों? मैंने ले रखी है स्पीड। चलो अब एक काम करते हैं, इसकी एवरेज स्पीड निकालते हैं। सुनना जरा, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? आपको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, यहां लिख देता हूं क्या, एवरेज स्पीड। तो आप बोलेंगे सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल पाथ लेंथ कितना है? 5 + 5 10, या फिर 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बार जोड़ने हैं, तो इसका मतलब आप बोलेंगे सर टोटल डिस्टेंस 25। और टाइम कितना लगा? यहां तक देखो 5 सेकंड लग गए, तो डिवाइडेड बाय 5, इसे कट करेंगे तो आंसर फिर से कितना आ गया? 5। तो देखिए जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट चल रहा था ना, उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड भी उतनी ही आई। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फिक्स स्पीड से या फिक्स वेलोसिटी से फिक्स डायरेक्शन में चलता जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में उस ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी और उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल वेलोसिटी दोनों बिल्कुल बराबर होती है। याद करो, मैंने आपको बताया था कि एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये नहीं होता कि ऑब्जेक्ट सच में उतनी ही वेलोसिटी से चल रहा है। याद कीजिए, एक एग्जांपल दिया था कि एक आदमी एक जगह से चलना शुरू करता है, रास्ता बहुत खराब है, धीरे धीरे चलता है, फिर रास्ता सही आता है, बहुत तेज चलता है, फिर आकर के एक जगह आराम करता है। तो इस तरीके से चलते चलते कभी अपनी स्पीड, अपनी वेलोसिटी कम करता है, कभी ज्यादा करता है, कभी स्पीड को फिर और कम करता है, फिर और ज्यादा करता है। लेकिन जब हम एवरेज निकालते हैं तो वो अलग आती है, और एक्चुअल वेलोसिटी और एक्चुअल स्पीड जो होती है वो बिल्कुल अलग आती है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी स्पीड को, अपनी वेलोसिटी को बदलते बदलते आया वो। लेकिन यहां की बात अगर हम करें, अगर कोई ऑब्जेक्ट फिक्स वेलोसिटी से या फिक्स स्पीड से चलता जा रहा है, बिना अपनी स्पीड को ना कम किए ना बिना उसको ज्यादा किए, तो ऐसी सिचुएशन में उसकी जो एक्चुअल स्पीड होगी और उस बंदे की जो एवरेज स्पीड होगी वो दोनों ही बराबर होगी। इसीलिए जब मैं ये चीज पढ़ा रहा हूं तो मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या मैं ये कह रहा हूं कि एवरेज वेलोसिटी स्लोप के बराबर होती है, या सिंपली भी बोल दूं, ना बोलूं एवरेज, सिर्फ इतना बोल दूं कि वेलोसिटी स्लोप के बराबर होती है, दोनों बातें बिल्कुल सेम होंगी। इसीलिए चाहे वेलोसिटी की बात करें चाहे एवरेज वेलोसिटी की बात करें, वो क्यों? क्योंकि हम किस केस को डिस्कस कर रहे हैं? यूनिफॉर्म मोशन को। और यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस तय करता है, मतलब उसकी स्पीड हमेशा सेम रहती है और एक फिक्स डायरेक्शन में, या यूं कहा जाए कि उसकी वेलोसिटी ऑलवेज सेम रहती है। तो अब आपको समझ में आ गया, इस केस में एवरेज वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी दोनों बराबर होंगी, तो आप इसे बोल सकते हो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप, या फिर बोलेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप। ठीक है, तो अब फाइनली मुझे इसमें अगर लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? मैं सिंपल तरीके से बोल सकता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट की जो एवरेज वेलोसिटी होगी या जो उसकी वेलोसिटी होगी, दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, तो यहां तक की बात सभी के लिए क्लियर है? ये एक छोटा सा एग्जांपल था जो मैंने आपको दिया, और ये बात अब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर वे में समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, इसकी मदद से मैं इसे रब कर रहा हूं और शुरू करते हैं एक क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछा गया था। ये भी पहला केस था फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अभी हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, उसमें भी देखेंगे कैसे निकालना है। मैं इसे अब रब कर रहा हूं। भाई कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत हो तो भाई मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? सुनिए हम ध्यान से। अब देखो, एक सवाल पूछा गया था एग्जाम में, क्या था वो क्वेश्चन? देखिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सवाल में बोला गया था कि हमारे पास ना दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी।
उन दोनों ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ हमें दिया गया था एग्जाम के अंदर। मैं आपके सामने यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ये रहा पोजीशन टाइम ग्राफ दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या दे रखा था, टाइम, और इस जगह पर क्या गिवन थी, पोजीशन। तो ये हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ। और इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट जो था वो ए था, उसका पोजीशन टाइम ग्राफ, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो था वो क्या था, बी, उसका पोजीशन टाइम ग्राफ दिख रहा है हमें। दोनों का एक ही साथ दे दिया। इन्होंने ये दिया कि जो ए ऑब्जेक्ट है उसके जो पोजीशन टाइम ग्राफ का ये जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, और दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है बी, इसका पोजीशन टाइम ग्राफ का जो एंगल दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 60 डिग्री का दिख रहा है। इस तरीके से दे रखा था। और फिर हमसे ये कहा गया था फाइंड, बताइए कि VA रेशियो VB की वैल्यू क्या होगी। मतलब आपको बताना था कि VA रेशियो VB क्या होगा, हमें इन दोनों की वेलोसिटीज का रेशियो चाहिए। तो ये हमारा सवाल था। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इस जगह पर समझिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहली चीज तो भाई ये ग्राफ ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ से साफ पता लग रहा है कि ये जो मोशन ऑब्जेक्ट्स का हो रहा है, ए और बी ऑब्जेक्ट का, वो मोशन कौन सा है, यूनिफॉर्म मोशन। और अभी अभी हम लोगों ने एक बात समझी कि अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है इन दोनों ऑब्जेक्ट की, तो बस इनकी स्लोप निकाल दो, वही इनकी वेलोसिटी दे देगी। तो मैंने सोचा यार मुझे अगर VA और VB का रेशियो चाहिए तो चलो पहले VA निकाल लेते हैं, फिर VB निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए। जैसा कि हम जानते हैं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, दैट इज tan थीटा। tan थीटा क्या है, स्लोप। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि हम एक काम करते हैं फॉर ऑब्जेक्ट ए, पहले ऑब्जेक्ट ए के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी को मैंने लिख दिया VA इज इक्वल टू tan थीटा ए। थीटा का मतलब एंगल और ए का मतलब ए ऑब्जेक्ट है। तो मैंने यहाँ पर देखा tan की जगह tan रहने देता हूँ, थीटा ए ऑब्जेक्ट का कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। तो आप यहाँ रखेंगे 30 और tan 30 कितना हो गया, दैट इज 1/√3। सिमिलरली मैंने अब कैलकुलेशन करनी शुरू कर दी, किसके लिए, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर ऑब्जेक्ट बी। अब ऑब्जेक्ट बी के लिए लिखेंगे तो यहाँ लिखा VB, V का मतलब है वेलोसिटी और B का मतलब है बी ऑब्जेक्ट के लिए। तो VB इज इक्वल टू लिख दिया मैंने tan थीटा बी। अब आप tan की जगह tan रहने दीजिए। व्हाट इज योर थीटा बी, बी ऑब्जेक्ट का एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो मैंने थीटा की जगह पर क्या रख दिया, दैट इज 60। और tan 60 आपके पास कितना हो गया, दिस इज √3। तो ये लो मुझे VA पता चल गया, ये लीजिए मुझे VB पता चल गया। अब मुझे चाहिए था इनका रेशियो। तो आप लोगों को पता ही है रेशियो कैसे निकालते हैं, VA अपॉन VB, दोनों को डिवाइड करके। तो VA की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1/√3, ये रहा VA। और VB आपके पास कितना है, दैट इज √3। बस इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैंने नीचे क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। इसे मैंने एज इट इज रहने दिया, 1/√3 ऐसे ही रहने दीजिए। इनटू में जो √3/1 है ये पलट जाएगा और ये भी पलट करके मल्टीप्लाई में आ जाएगा और क्या बन जाएगा, 1/√3। तो फाइनली आप यहाँ पर लिख सकते हैं VA अपॉन VB इज इक्वल टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 × 1 = 1, √3 × √3 इज 3। तो आपको बस इनका रेशियो लिखना है। तो आप यहाँ पर से क्या लिखेंगे, VA रेशियो VB इज इक्वल टू 1/3। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि अच्छा दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज का जो रेशियो है वो कितना है, 1/3 है। अच्छा अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, समझना ध्यान से सुनना इस बात को। मैं आपसे पूछूं कि इनमें से किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर VB की वेलोसिटी ज्यादा है, यानी कि बी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा है √3, और इसकी वेलोसिटी कम है क्योंकि ये 1/√3 है, वो कम आ रही है उसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू ज्यादा। इसका मतलब है जिसका एंगल ज्यादा है उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है, और जिसका एंगल कम है उसकी वेलोसिटी भी कम है। यानी कि यहाँ पर जो है ए ऑब्जेक्ट और ये रहा बी ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसका एंगल ज्यादा होगा वो ऊपर होगा और जिसका एंगल कम होगा वो कहाँ होगा, नीचे। इट मींस कि ए और बी में कोई पूछे कौन तेज चल रहा है, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो आप बोल सकते हैं सर बी की वेलोसिटी ज्यादा है। ए की वेलोसिटी कैसी है, बी के कंपैरिजन में कम है। ये बात ना तुम्हें कैलकुलेट करके बताने की जरूरत नहीं है, तुम ग्राफ की शक्ल देख के ही पहचान लोगे कि हाँ सर ये एंगल से ही पता लग रहा है, इसका एंगल ज्यादा है तो ये तेज चल रहा है और इसका एंगल कम है तो ये धीरे चल रहा है। वाइवा में एक टीचर ने एक सवाल पूछा था एक बच्चे से, और उस बच्चे से ये सवाल पूछा कि मान लो तुम और तुम्हारा दोस्त है, दोनों के दोनों यहाँ पर अभी क्लास में खड़े हो और तुम दोनों को क्लास के बाद, स्कूल से छुट्टी होने के बाद किसी एक जगह पर जाना है, किसी एक जगह पर दोनों को वहीं पे पहुंचना है, ठीक है। अब मैं काम करता हूं, तुम दोनों के मोशन का ग्राफ बना देता हूं। टीचर ने सेम यही वाला ग्राफ बना के दे दिया, वाइवा की बात बता रहा हूं, ऐसे बना दिया ग्राफ और बोल दिया कि मान लो ये तुम्हारा ग्राफ है ए और ये तुम्हारे दोस्त का ग्राफ है बी।
तुम दोनों ने सेम टाइम पर चलना स्टार्ट किया स्कूल की छुट्टी के बाद, कहाँ पहुंचने के लिए? उस एक जगह जहां पे दोनों को ही पहुंचना है। तो बताओ तुम में से पहले कौन पहुंचेगा और क्यों पहले पहुंचेगा? तो सिंपल सी बात, बोलोगे सर ये ग्राफ अगर मेरा है तो मेरा एंगल कम है, मतलब मेरी वेलोसिटी कम है, और ये ग्राफ मेरे दोस्त का है तो उसका एंगल ज्यादा है, मतलब उसकी वेलोसिटी कैसी है? ज्यादा। मतलब अगर दोनों एक साथ चलना शुरू करेंगे ना, क्योंकि मेरे दोस्त की वेलोसिटी मुझसे ज्यादा है इसलिए वो पहले वहां पहुंच जाएगा और मैं बाद में पहुंचूंगा। तो भाई मेरे एक बात का ख्याल रखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है फिजिक्स के अंदर कि तुम्हें बस थ्योरी कराई जाएगी और तुम उसको सॉल्व करके आंसर ले आओगे। टीचर तुम्हारी प्रैक्टिकल नॉलेज को जांचेगा, परखेगा, और तुम्हें भी अपने आप को ऐसा ही बनाना है कि प्रैक्टिकली बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आप लोग को। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए भाई ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, और ये एग्जांपल भी आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। ओके, कुछ नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, और नहीं तो फिर कोई नहीं, हम आगे की अब बात करना स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चंस मैं कराऊंगा बहुत सारे आप लोगों को, इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। तो हमने पहली बात तो कर ली, अब हम बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की, नंबर टू सिचुएशन में इस बार हम ले रहे हैं किसके लिए? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, समझना बिल्कुल ध्यान से भाई। पिछली बार वाला जो केस था उसमें मैंने यूनिफॉर्म मोशन लिया था, इस बार जो ले रहा हूं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं। कह रहे सर एक बात बताओ, अगर हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो फिर हम कैसे निकालेंगे? उसका भी तो तरीका होगा। चलो, वो यूनिफॉर्म के लिए था, अब नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं। सुनिए, मैंने यहां पर फिर से अपना ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट किया। ये मैं बनाने जा रहा हूं पोजीशन टाइम ग्राफ। दोबारा से यहां पर मैंने क्या ले लिया? टाइम, और इस जगह पर मैं क्या ले लेता हूं? पोजीशन। अब देखो, आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनवा रखा है वो स्ट्रेट लाइन नहीं जाता। मैं एक सिंपल सा ग्राफ यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज कर लीजिए मैंने इस तरीके का एक ग्राफ बना लिया, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है भाई। चेक करना हो तो आप देख सकते हो, पहले आप देखते जाओगे धीरे धीरे ऐसे होता जा रहा है। आप जब चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि बराबर टाइम में बराबर डिस्प्लेसमेंट या बराबर डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, इसीलिए ये जो ग्राफ है वो किसका है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। अब मुझे इस केस में पता करनी हो कि एवरेज वेलोसिटी कितनी है। बताओ जी, एवरेज वेलोसिटी कितनी है? तो पहले तो एक छोटी सी बात समझ लो। मान लो ये रहा आपका एक रोड, इस रोड पर एक ऑब्जेक्ट ने ओ से चलना शुरू किया, और सपोज कर लीजिए कहां तक जा रहा है? वो पी तक जा रहा है। अब मैंने बोला भाई चलो एक काम करो, इस ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी बताओ ओ से लेकर के पी तक के बीच में। तो आप क्या करोगे? एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही तो फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, वो मैंने बता रखा है। टोटल डिस्प्लेसमेंट देखोगे ओ से पी तक का, टोटल टाइम देखोगे और बता दोगे एवरेज वेलोसिटी। मान लो इस रोड पर चलते चलते रास्ते में मुझे एक पॉइंट ए मिला और दूसरा पॉइंट मिल गया बी। मैंने कहा नहीं, एक काम करो, तुम ओ से पी के बीच में एवरेज वेलोसिटी मत बताओ, तुम एवरेज वेलोसिटी बताओ ए से लेके बी के बीच में। फिर दूसरा बंदा पूछे इसका क्या? इसका नहीं पूछ रहे, नहीं मना कर दिया। भाई मैं टीचर हूं ना, मेरी मर्जी है ना, मैं तुमसे कहीं से कहीं तक की भी एवरेज वेलोसिटी पूछ लूं। तो मैंने बोला नहीं, मुझे ए से बी के ही बीच की एवरेज वेलोसिटी बताओ। मेरी मर्जी तो मैं ओ से ए तक की एवरेज वेलोसिटी पूछूं, मेरी मर्जी तो मैं ओ से बी के बीच की एवरेज वेलोसिटी पूछूं। तो ये हमारी मर्जी है, यानी कि सवाल पूछने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहीं से कहीं तक की भी एवरेज वेलोसिटी पूछ सकता है। तो चलो मान लेते हैं कि हमसे किसी ने पूछी कि एवरेज वेलोसिटी बताइए किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह तक, मतलब सपोज कर लीजिए ए से बी के बीच में पूछी। तो मान लीजिए जब आपका ऑब्जेक्ट ए पर था उस वक्त टाइम t1 था, और उस वक्त आपके ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी वो पोजीशन यहां पर थी, वो पोजीशन क्या मान लेते? दैट इज x1। इस तरीके से मैंने लिख दिया। इसको सीधा ड्रॉ कर दूं पहले तो मैं। अब उसके बाद कुछ देर बाद जब आपका ऑब्जेक्ट चलते चलते बी पे पहुंच गया, तब मान लीजिए जो टाइम था वो कितना हो गया? t2, और इस टाइम पर आपके ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन हो गई वो पोजीशन हमने कितनी मान ली? दैट इज x2। ये रही x2 इसकी पोजीशन। ये चीज एकदम क्लियर है। अब मैंने क्या किया? इसको इस तरीके से आगे बुलाया,
इसको भी आगे की तरफ आगे बढ़ा करके इस तरीके से मिला दिया, ये वाला एंगल 90 डिग्री बन गया। मगर याद रखना ये ट्राइंगल नहीं बना अभी, ट्राइंगल में तो ये वाली लाइन भी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए थी। तो मैंने इसको ट्राइंगल बनाने के लिए इसका कंस्ट्रक्शन कर दिया, इस तरीके से इसे आगे की तरफ बढ़ाया, ऐसा बना दिया। इस वाले पॉइंट का नाम है ए, इस वाले पॉइंट का नाम क्या रख दिया मैंने, बी। ए और बी ऐसा नाम रख दिया मैंने वहां पर, या ए और डी रख दीजिए। अब सुनिए ध्यान से, ये मैंने यहां पर नाम रख दिया ए और बी, और इस वाले पॉइंट का नाम क्या रख देते हैं, सी। अब की बार ये जो मैंने एंगल मान लिया, ये वाला एंगल जो बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है, दैट इज थीटा। याद रखना ये जो गोल घूमी हुई लाइन है ये वाला एंगल नहीं, ये जो डॉटेड में मैंने सीधी लाइन खींची है इसका जो एंगल बन रहा है बेस के साथ, इस लाइन के साथ, वो एंगल कितना है, थीटा। अब मैंने सोचा कि चलो ए और बी के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, उसके लिए मैंने फिर से वही पुराना वाला तरीका यूज किया। क्या लिखा मैंने, लिखा इन राइट ट्राइंगल ए सी बी। भाई इस बार ट्राइंगल ए सी बी बन गया, और इस ट्राइंगल में से मैं ए सी बी ट्राइंगल में से tan थीटा कैलकुलेट करता हूं। तो अगर मैं tan थीटा कैलकुलेट करूंगा तो आप फिर से बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास जी, परपेंडिकुलर है BC, और बेस क्या है आपके पास, बेस है AC। तो आप फिर से यहाँ पर लिखेंगे tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू BC। तो मुझे ये BC की वैल्यू चाहिए, तो आप फिर से बोलोगे सर ये पूरा कितना है, ये तो x2 है, ये पूरा कितना है, तो ये x1 है, तो ये कितना होगा, तो ये होगा x2 माइनस x1। इसी तरीके से ये पूरा कितना है, तो जी ये T1 है, ये कितना है आपके पास T2, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी T2 माइनस T1। और आपको रखना है BC की वैल्यू, तो BC कितना है, x2 माइनस x1, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया x माइनस x1। और यहाँ पर AC की वैल्यू रखनी है, इस जगह AC, तो उसको रखेंगे तो ये रहा T2 माइनस T1। और इसे फिर से देख लो, ये दोबारा से आ गई एवरेज वेलोसिटी। तो आप इस बार फिर से लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू v बार, बार का मतलब है एवरेज वेलोसिटी, या फिर आप इसको सिंपल में ऐसे भी लिख सकते हैं कि v बार इज इक्वल टू में tan थीटा, और इस बार tan थीटा दोबारा से आपके लिए क्या बन गया, आपका स्लोप। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्लोप हो गया, यानी कि हमें दोबारा से पता चल गया कि यार ये वही चीज दोबारा रिपीट होकर के आ गई। लेकिन बात क्या है, इस बार आपको थोड़ा ध्यान से बात समझनी होगी। पिछली बार जो था उस टाइम पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी दोनों कैसी थी, सेम। लेकिन इस बार इसकी वेलोसिटी कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है। देख लो, पहले धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा है। तो इस बार इसकी वेलोसिटी सेम नहीं है, तभी तो इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल रहा हूं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस ना तय करे, कभी कम डिस्टेंस तय करे, कभी ज्यादा डिस्टेंस तय करे स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो इस तरह के मोशन को हम लोगों ने क्या बोला, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी और एक्चुअल वेलोसिटी वो बराबर नहीं होगी। तो यहां पर जो मैंने किया वो क्या था, वो ये था कि अगर आपसे कोई बोले कि ये क्या चीज निकाल दी हमने, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है और वो मोशन कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सेम डायरेक्शन में वो मोशन कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, और मुझे ए से बी के बीच में उस ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी बतानी है, तो इसका मतलब है एवरेज वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए बी। किस लाइन की, वो लाइन जो ए को किससे मिला रही है, बी से, उस लाइन की जो स्लोप होगी वही क्या होगी, इसकी एवरेज वेलोसिटी होगी। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर इस चीज को और एक्सप्लेन करता हूं। चलिए ठीक है, यहां तक की बात सबके लिए क्लियर है। तो इसका मतलब यार आप लोगों को ना ज्यादा परेशान नहीं होना, सिंपल वे में यूं समझ लो कि दोनों बातें तो सेम ही है। तो बस आपको इतना याद रखना है, जी पोजीशन टाइम ग्राफ हमें दिया जाएगा, हमसे वेलोसिटी पूछेंगे अगर एवरेज वेलोसिटी, तो बस हम स्लोप निकाल देंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। और सबसे अच्छी चीज क्या है भाई, जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे मेरे साथ, जब सवाल करोगे ना, और तब मैं इनको यूज करूंगा, तब आपके कंसेप्ट और ज्यादा अच्छे से निखर के आएंगे। तब आपको ये चीजें इतनी आसान लगेगी ना, आप बोलोगे हाँ सर ये पता है, और फटाफट हम सवालों में इनको अप्लाई करते चलेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी सुनिए और ध्यान से देखिए, यहां तक की तो बात आप लोगों को समझ में आ गई कि किस तरीके से आप लोग आराम से इससे स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अगर हम बात करें, हमने ये बात कर ली यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, दोनों के लिए हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम जरा ना कुछ केसेस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। केसेस का मतलब क्या है, देखिए आप लोगों को एक सिंपल वे में अगर बताया जाए तो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग,
अगर हम वेलोसिटी निकाल रहे, देखा ना, एवरेज वेलोसिटी निकाल ली स्लोप की टर्म्स में। कल की क्लास तक हमने फॉर्मूले के बारे में पढ़ा, आज हमने ग्राफ से वेलोसिटी निकालना शुरू कर दिया। अब सुनते जाइए जरा ध्यान से। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। क्यों होती है वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, और इसीलिए वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी जीरो। यानी कि आपकी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अब सवाल ये आता है कि सर थोड़ा सा समझा दो कि आखिर पॉजिटिव वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, नेगेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, जीरो वेलोसिटी का क्या मतलब होता है। इसको थोड़ा बेटर तरीके से समझना शुरू करते हैं, और समझना ही नहीं, इससे रिलेटेड ग्राफ्स भी ड्रॉ करते हैं। तो नेगेटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी, इनके ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जाते हैं मैं वो आप लोगों को बता रहा हूं। और फिर वही बात, इसका मतलब ये मत समझना कि सर एक टॉपिक करा रहे हो टॉपिक हो गया। पेपर में तुम्हारा टीचर हो सकता है तुमसे ये सवाल पूछे कि चलो नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ बताओ, पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ बनाओ, जीरो वेलोसिटी का ग्राफ बनाओ। क्या पता ऐसा पूछ भी सकता है, वरना वो ये ना पूछने की बजाय सीधा एक एग्जांपल दे देगा, बोलेगा ये रही एक बॉल, मैंने इसको फेंक दिया, चल भाई अब इसका ग्राफ बना और इसका और बता मुझे कि इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो। तो ऐसा तो आप तभी कर पाओगे जब आपको सच में पता होगा कि होता क्या है। चलो आप ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर। सबसे पहले हम इसको 3 स्टेप में डिस्कस करते हैं, एक एक करके। यहाँ लिख देता हूँ केस फर्स्ट। केस फर्स्ट का मतलब है हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, एक मिनट यहाँ साफ नहीं नजर आ रहा, मैं इसको थोड़ा आगे से लिख देता हूँ। यहाँ मैंने लिखा केस फर्स्ट, पहला केस, यानी कि पहले केस की बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी आखिर पॉजिटिव कब होती है, पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनेगा। मैं आपको एक एक करके पूरा बता रहा हूं, जब मैं अपना पूरा टॉपिक फिनिश कर लूंगा ना, उसके बाद आपको कोई डाउट होगा तो पूछ लेना भाई। सुनिए ध्यान से, मैं इस तरीके से यहाँ पर ना आपके सामने एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ये रहा। और ये क्या है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, यहाँ टाइम रख दिया और यहाँ पर क्या रख दिया, पोजीशन को प्लॉट कर दिया। और इस तरीके से मैंने एक ग्राफ बनाया है, ये रहा आपका एक ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब मैंने क्या किया, इस जगह पर देखा कि यहाँ पर मान लीजिए जब टाइम t1 था तब आपके ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी वो x1 थी। फिर कुछ देर बाद देखा जब आपका टाइम बदल करके कितना हो गया, t2 हो गया, तब आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो होगी वो कितनी होगी, x2 हो गई। अच्छा, t1 जो है वो पहले का टाइम है और t2 जो है वो बाद का टाइम है। भाई पहले और बाद का मतलब है कि t1 शायद 9 बजे की बात कर रहे होंगे, तो t2 जो है वो 9 बजे के बाद वाला टाइम है। क्या पता t2 10 हो, क्या पता 11 हो, क्या पता 12 हो, क्या पता 1 हो। भाई अगर ये इनिशियल टाइम है तो ये हमेशा छोटा होगा, और ये बाद का फाइनल टाइम है तो ये हमेशा इनिशियल से बड़ा ही होगा, क्योंकि टाइम कभी भी कम नहीं होता, टाइम हमेशा बढ़ता ही जाता है। तो ये तो क्लियर है कि t2 जो है वो t1 से हमेशा ही बड़ा। अब सुनिए, एज जैसा कि हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी की बात करें या सिंपली वेलोसिटी भी बोल दो, क्योंकि इस केस में दोनों बराबर है, तो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा है वेलोसिटी का। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, वेयर, मैं इस जगह पर लिख देता हूँ वेयर, इस जगह आप बोलेंगे सर इस जगह पर x2 तो बड़ा है और x1 तो छोटा है, तो इसका मतलब इस जगह पर आप बोलेंगे x2 बड़ा है और x1 कैसा है, छोटा, x2 इज ग्रेटर देन x1। अच्छा, अगर मैं t2 और t1 में पूछूं कौन बड़ा है, तो आप बोलोगे सर हमेशा t2 बड़ा होगा, किससे, t1 से। तो आप एक बात सुनिए, t2 बड़ा है और t1 छोटा है, एक बड़े नंबर में से एक छोटा नंबर माइनस करेंगे तो हमेशा ही पॉजिटिव बचेगा, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ पर x2 बड़ा है और x1 कैसा है, छोटा, और बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो जो कुछ भी बचेगा वो बचेगा कैसा, तो जी वो पॉजिटिव बचेगा। तो बस समझ लीजिए कि इस टाइम पर जो वेलोसिटी है वो कैसी है, पॉजिटिव वेलोसिटी है। यानी कि पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ ऑलवेज कैसा जाता है, इस तरीके से ऊपर जाता है। ये है पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि x2 बड़ा है और ये छोटा है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो पॉजिटिव बचेगा। अच्छा रुकिए, अभी मैं फिर से इस टॉपिक पर आऊंगा, मैं दोबारा इस चीज को फिर से डिस्कस करूंगा। अब एक काम करते हैं, हम केस नंबर 2 को एक बार देखते हैं क्या है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ केस नंबर सेकंड केस की बात करते हैं इस जगह पर, कि वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की नेगेटिव कब हो सकती है, या नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। तो मैंने क्या किया, नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ बनाने के लिए इस जगह पर पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया। ये मैंने इस जगह पर टाइम को ले लिया और इस जगह पर क्या प्लॉट कर दी, इसकी वेलोसिटी प्लॉट कर दी। अब इस बार जो ग्राफ मैंने बनाया वो इस तरीके का बना दिया, ये रहा मेरा ग्राफ। ये मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया और दूसरा ग्राफ ये बनाया। अब जरा समझते हैं इस ग्राफ को, देखिएगा ध्यान से।
मैंने क्या देखा कि जब मेरे पास मेरी घड़ी में जो टाइम है वो टाइम जिस वक्त कितना था, t1 टाइम था, तब मेरे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी वो पोजीशन थी x1। भाई t1 टाइम पे पोजीशन x1 रहेगी। भाई जीरो टाइम है ना, धीरे धीरे टाइम इधर ही की तरफ तो बढ़ेगा, तो पहले t1 टाइम पर पोजीशन x1 थी। बाद में कुछ देर बाद जब मैंने उस ऑब्जेक्ट को दोबारा देखा, तब मैंने देखा कि अब जब टाइम t2 हो गया है, तब इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो तो x2 हो चुकी है। अब मैंने सोचा चलो इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं या वेलोसिटी निकालते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा x2 माइनस x1 अपॉन में यहाँ लिख दिया t2 माइनस t1। तो t2 माइनस t1 तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो आप देख के आराम से बोल सकते हैं सर इस बार तो x1 बड़ा है और x2 जो है वो कैसा है, छोटा। तो आप बोलेंगे सर इस बार x2 जो है वो लेस देन x1 है। तो आप इसलिए एक बात ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि x2 छोटा है, x1 बड़ा है। छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो कैसा बचेगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके का ग्राफ जो नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा वो दिखाएगा किसकी वेलोसिटी को, किस वेलोसिटी को, नेगेटिव वेलोसिटी। आप जब बुक में देखेंगे तो आपको ये ग्राफ बस ऐसे ही बना हुआ दिखा है, इस तरीके का ग्राफ बना दिया और लिख दिया कि ये पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ है और इसे लिख दिया कि ये नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ है। मगर ये क्यों नेगेटिव है, क्यों पॉजिटिव है, वो चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। अब हमारे पास आता है एक तीसरा केस, हम उसके बारे में बात करते हैं। दिस इज योर केस नंबर 3, तीसरा केस। अब अगर हम इस तीसरे केस के बारे में डिस्कशन करें और हमें ये पता करना है कि वेलोसिटी जीरो हो तो जीरो वेलोसिटी का ग्राफ कैसे प्लॉट हो। तो भाई जीरो वेलोसिटी का ग्राफ अगर आपको प्लॉट करना है तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। कैसे, देखिए मैंने क्या किया, इस तरीके से यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए इस तरीके से एक्सिस बना लिया। यहाँ पर मैंने क्या प्लॉट कर दिया, टाइम, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, वेलोसिटी, सॉरी पोजीशन। ओके, मैंने गलती से यहाँ वेलोसिटी लिख दिया, ये पोजीशन दिखा रहा है x1 x2 और इस जगह पर भी क्या है, दैट इज x। अब मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट का ग्राफ इस तरीके से बना हुआ देखा, कैसा, बिल्कुल सीधी लाइन। तो मैंने जब इसके ग्राफ को देखा तो मुझे ये पता चला कि जब मैंने देखा अपनी घड़ी में कि टाइम कितना हो रहा है, तो मैंने देखा जब टाइम t1 था तब मेरे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी वो कितनी थी, x1। कुछ देर बाद जब मैंने देखा और पता चला कि अब जब टाइम t2 हो चुका है तब इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखी, मैं इसको थोड़ा सा साइड से निकाल देता हूं, तो पता चला कि इस टाइम पर पोजीशन है x2 और x2 और x1 दोनों बराबर है। क्यों, क्योंकि इसी जगह की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है आपका ऑब्जेक्ट जब t1 टाइम पर पोजीशन हमने उसकी देखी तो x1 थी, t2 टाइम पर उसकी पोजीशन x2 थी, लेकिन एक्चुअल में आपका ऑब्जेक्ट पहले भी उसी पोजीशन पर था, बाद में भी उसी पोजीशन पर था, मतलब पोजीशन तो चेंज हुई नहीं। अब अगर मुझसे किसी ने बोला कि चलो वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, तो मैं बोलूंगा यार वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, यही फॉर्मूला पढ़ा है। बट वेयर, यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर आप बोलेंगे सर x2 और x1 बराबर है। अगर आपका x1 और x2 दोनों ही बराबर है तो भाई दोनों बराबर है तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। x2 माइनस x1 कितना आ जाएगा, 0, तो ये हो जाएगा 0। तो इसके लिए आप बोल सकते हैं सर इस बार जो एवरेज वेलोसिटी निकल के आई वो कितनी निकल के आई है, 0। तो समझ लीजिए पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ ऊपर की तरफ, नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ नीचे की तरफ आता हो और जीरो वेलोसिटी का ग्राफ बिल्कुल सीधा जाएगा। मगर ये किस केस की बात कर रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ में आपको वेलोसिटी नजर आएगी और इस तरीके से अगर आपको ग्राफ नजर आए तो आप बोल सकते हैं कि हाँ इसका कैसे ग्राफ ड्रॉ होगा वो मैंने बता दिया। अब जरा इसका प्रैक्टिकली मीनिंग समझते हैं कि सर फिजिकली इसका मतलब क्या है। सुनो, बात ये आती है कि सर ठीक है हमें पता चल गया कि पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। हमसे अगर कोई पूछेगा कि चलो नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ ड्रॉ करो, हम ये ड्रॉ कर देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यही बोलेंगे हम कर देंगे ड्रॉ, लेकिन इसका सेंस तो समझाओ। अगर मैं खड़ा हूं रोड पर और सामने से मेरे एक कार गुजर गई, चली गई, तो मैं उसको कैसे पहचानूं कि मेरे लिए उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब समझाता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब तक जो बताया वो मैथमेटिक्स था, अब जो बताने जा रहा हूं वो प्योर फिजिक्स है। सुनो, आपने देखा कि शुरुआत में टाइम कितना था, t1, बिल्कुल ध्यान से सुनना। उस टाइम आपका ऑब्जेक्ट कहां पर था, x1 पर। आप यहां पर खड़े हैं, सारे डिस्टेंस ओरिजिन से नापे जाते हैं। आप बोलेंगे सर ओरिजिन से इसका डिस्टेंस x1 था जब टाइम t1 था, कुछ देर बाद इसकी पोजीशन चेंज हुई और ये मुझसे और दूर चला गया, इसकी पोजीशन चेंज होकर के मुझसे और दूर चला गया, अब इसकी पोजीशन क्या होगी, x2। इसका मतलब ये हुआ कि आपने देखा जैसे जैसे टाइम बीतता गया ऑब्जेक्ट आपसे दूर चलता जा रहा है।
तो इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट आपसे दूर जाता हुआ नजर आएगा तो आपको उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसी लगेगी? पॉजिटिव। क्या आप बोलोगे कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। इसमें उल्टी कहानी हो रही। जब टाइम t1 था तब आपका ऑब्जेक्ट x1 पे था, आप यहां खड़े थे, ओरिजिन से दूर था आपका ऑब्जेक्ट। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ा आपका ऑब्जेक्ट x1 से x2 पे आ गया, पास में आ गया, इस जगह पर यहाँ पास में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि t1 टाइम पर ऑब्जेक्ट दूर था और t2 टाइम पे वो पास आ गया। मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है ऑब्जेक्ट आपके पास आता जा रहा है। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर आपके पास आ रहा है तो आप ऐसी सिचुएशन में बोलेंगे कि हमें उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नेगेटिव लगेगी। और इस केस में जी x1 और x2 दोनों ही उतने थे। आप पहले देख रहे थे ऑब्जेक्ट वहीं पर है, थोड़ी देर बाद देखा अभी भी ऑब्जेक्ट वहीं पर है। आप बोलोगे सर इसकी तो पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही, मतलब मेरे लिए इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है? 0। तो आसान शब्दों में बोलूं तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपसे दूर जा रहा होगा आपको उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव लगेगी, आपके पास आ रहा होगा उसकी वेलोसिटी नेगेटिव लेंगे आप। और अगर वहीं पर है आपको ना तो पास आता हुआ दिख रहा है ना दूर जाता हुआ, तो आपके लिए उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी? 0। ये बात समझ। अच्छा अब एक छोटी सी बात समझ। मान लीजिए मेरे हाथ में एक बॉल है, ध्यान से सुनना, ये एक बॉल है, सपोज कर लीजिए मैंने इस बॉल को थ्रो किया आपकी तरफ। अब जैसे ही मैंने इसको थ्रो किया, देखना मैं इसको थ्रो करूंगा तो ये थ्रो करते हुए यूं चलते 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 आप तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझसे ये ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? दूर जा रहा है। मुझसे पूछोगे सर बताना इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव 0, तो मैं बोलूंगा भाई पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर दूर जाता है तो हमें उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव लगती है, तो पॉजिटिव वेलोसिटी है। लेकिन यही ऑब्जेक्ट आपकी तरफ भी तो आ रहा है, आपके तो पास आ रहा है। आपसे पूछूं किसकी वेलोसिटी, तो आप बोलोगे सर इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग लड़ना शुरू कर दें कि नहीं नहीं पॉजिटिव है, नहीं नहीं नेगेटिव है। जी नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट मुझसे दूर जा रहा है लेकिन आपके तो पास आ रहा है। तो मेरे लिए इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव, आपके लिए इसकी वेलोसिटी नेगेटिव। इसका मतलब है एक ही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक ही टाइम पर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है या फिर ऑब्जर्वर कौन है। आप कहां पर हो, मैं कहां पर हूं, मेरे लिए मुझे कैसा नजर आ रहा है और आपके लिए आपको कैसा नजर आ रहा है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट आपको यही ना दिखे, पहले भी यही था अभी भी यही था, तो आप बोलोगे सर ये तो कहीं चल ही नहीं रहा, कहीं नहीं जा रहा, तो वो रेस्ट पर हो गया, एक तरह से बोल सकते हैं। तो इसका मतलब जरा याद करो, आप लोगों को मैंने रेस्ट का ग्राफ ड्रॉ करवाया था 1-2 क्लास पहले, तो यही वाला ग्राफ था भाई। मैंने कहा था टाइम बदलता जा रहा है मगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो यही वाला ग्राफ था। इस टाइम हमने इसको वेलोसिटी के हिसाब से ड्रॉ करने की कोशिश की कि वेलोसिटी के कंसेप्ट में ड्रॉ किया, लेकिन ग्राफ वैसा ही है। इसका मतलब ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, नहीं चल। इसका एक मीनिंग और होता है, वो हम देखेंगे। अच्छा अब ये चीज तो पता चल गई, हमने ये सब कुछ समझ लिया। आप ना इस पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वेलोसिटी को एक और कंसेप्ट से समझ सकते थे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसके आगे की बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। देखो आप एक और तरीके से इसमें कैलकुलेशन करके पॉजिटिव नेगेटिव बता सकते थे। मैं यहां लिख देता हूं और, इस जगह पर मैंने क्या लिख दिया? और का मतलब है ये, या फिर एक और तरीका मैं बताने जा रहा हूं। मैंने क्या किया, इस लाइन को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाया इस तरीके से, और मैंने देखा ये वाला एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है। एंगल कितना बन रहा है? थीटा। अब भाई ऐसा है ना, अब थोड़ी सी दिक्कत होगी। जिन लोगों के पास 11th में मैथ नहीं है ना, उन्हें जरा सी अब परेशानी होने वाली है, और जिनके पास मैथ है वो तो ये टॉपिक पढ़ चुके हैं तो उनको आ जाएगा। कोई बात नहीं, ध्यान देना, धीरे धीरे सीख जाएंगे आप लोग। ये एंगल थीटा है। अब आपसे मैं बोलूं कि ये जो थीटा एंगल है वो कितना बड़ा एंगल है? आप बोलोगे सर ये 0 से तो बड़ा है और 90 से छोटा है। देख लो भाई, 0 से बड़ा और 90 से छोटा ही है ना, ये एक्यूट एंगल है ही। तो आप बोलेंगे 0 से बड़ा और 90 से छोटा। यहां पर आप बोलेंगे सर थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। इसका मतलब जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। जिनको ट्रिग्नोमेट्री आती है 11th क्लास की उनको समझ में आ रहा होगा कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और आपने ये पढ़ा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, मतलब सभी पॉजिटिव। हमने पढ़ लिया अभी अभी कि हमारी जो वेलोसिटी है वो tan थीटा के बराबर है, और थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल का मतलब tan भी पॉजिटिव होगा, और अगर tan पॉजिटिव होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो वेलोसिटी होगी वो भी कैसी होगी? पॉजिटिव। तो ये हमारे पास इसका दूसरा तरीका है कि हम इससे भी पता कर सकते हैं।
जिनके पास मैथ नहीं है, जिन्होंने ट्रिगो नहीं पढ़ी 11th क्लास में, वो कंफ्यूज मत होना। इसी का दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको। एक तरीका आता है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। बाकी ये मैं बता रहा हूँ मैथ वालों को, मैं थोड़ा बहुत मैथ खुद भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, अब हम इसकी बात करते हैं। आप एक काम कीजिए, इस ग्राफ को और आगे की तरफ ऐसे बढ़ा लीजिए। जैसे इस लाइन को आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे जो ग्राफ है ये कितना एंगल बना रही है, तो थीटा बना रहा है। लेकिन ये थीटा एंगल कहाँ बन रहा है? नीचे की तरफ बन रहा है भाई। और नीचे की तरफ बनने वाला जो एंगल है, जो मैंने आपको बताया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, वो माइनस का होता है, मतलब ये एंगल नेगेटिव है। और इसके अलावा नेगेटिव नहीं भी बोलते, नेगेटिव तो है ही, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ जी बोलिए सर। वीडियो नहीं आ रही, ब्लैक ब्लैक आ रहा है। ब्लैक क्यों आ रहा है जी? एक बार आप दोबारा से करके देखिए जरा, ऑन ऑफ, मतलब अब देखिए, अब आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ठीक है वीडियो? चलिए, पता नहीं, लगता है उनका नेट कुछ चला गया। आप लोगों को तो आवाज आ रही है ना भाई सबको? जी सर। यस सर। ओके भाई, ऐसा है ना, जिन लोगों ने मैथ की क्लासेस नहीं दी हुई है 11th की, उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, बस जरा सी देर के लिए, फिर सही हो जाएगा क्लियर। जब आप उसको कर लोगे तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इस एंगल की। तो भाई ये ऊपर जो एंगल है वो पॉजिटिव, नीचे जो आएगा वो नेगेटिव। ऐसे ही तो होता है उल्टा नेगेटिव एंगल। वैसे भी ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फोर्थ। तो आप बोलेंगे सर ये वाला एंगल तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फोर्थ में tan माइनस होता है। बिल्कुल, फोर्थ के अंदर tan क्या होता है? माइनस। तो आप सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं कि थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है और हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला tan थीटा है, तो इस क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा, तो वेलोसिटी भी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव ही हो जाएगी। लास्ट वाले की बात करें इसके लिए, तो आप इसके लिए एक बात बताओ भाई, अगर ये मार्कर, ध्यान से देखना, ये इस तरीके से हो और मैं पूछूं कि ये कितना एंगल बन रहा है, ये वाला कितना एंगल बन रहा है, तो आप बोलोगे सर ये 30 बन रहा होगा शायद से। मैंने इसको थोड़ा और नीचे कर लिया, मैंने कहा अब कितना एंगल बन रहा होगा? आप बोलोगे 15। और कम बन रहा होगा, 15। इसको बिल्कुल ही ऐसे कर दिया, अब पूछो कितना एंगल बन रहा है? तो 0। तो इसका मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये कितना एंगल बना रही है? इसमें थीटा 0 बन रहा है, मतलब इसके केस में थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। और मुझे तो वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू tan थीटा, और tan की जगह tan और थीटा की वैल्यू 0, और tan 0 कितना होता है? 0। तो आप बोलेंगे सर ठीक है, इसमें वेलोसिटी कितनी आ गई? 0 आ गई। तो आप देख सकते हैं कि भाई आप लोगों की फिजिक्स ना मैथ के ऊपर पूरी तरीके से काफी हद तक डिपेंडेंट है। मैथ की बहुत सारी चीजें जो और कहीं यूज नहीं होंगी, यहीं इस्तेमाल, और अगर ये इस्तेमाल होंगी तो ये फिजिक्स को बहुत ज्यादा सिंपल और आसान बना देंगी समझने में। ठीक है, कोई नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक सवाल करते हैं। ठीक है भाई, ये सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। नोट्स में आप लोगों को इसके भेज दूंगा, बाकी स्क्रीनशॉट इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा बहुत अगर देखना हो तो आप देख सकते हैं इसके अंदर से। चलो ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये रटना पड़ेगा कि पॉजिटिव का ग्राफ कैसा होता है, नेगेटिव का ग्राफ कैसा होता है, और जीरो वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होता है। ये सब अब आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको याद है पॉजिटिव का ग्राफ ऊपर की तरफ, नेगेटिव का ग्राफ नीचे की तरफ, जीरो वेलोसिटी का ग्राफ बिल्कुल सीधा जाएगा। अब देखिए, एक सवाल पेपर में पूछा गया था, मैं वो क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूं और फिर उसका एक बारी ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए जरा क्या क्वेश्चन। चलिए अब सुनिए जरा ध्यान से, एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं, एक मिनट रुकिएगा जरा। सुनिए, एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं, एग्जाम्स का ही पूछा हुआ सवाल था। क्या था वो क्वेश्चन? सुनिए, देखो, हमसे कहा गया था कि एक ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म मोशन में है, v वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में चलता जा रहा है। समझते रहिएगा, एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिफॉर्म मोशन मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन में चल रहा है। कहां से चलना शुरू हुआ? जिस जगह से चलना शुरू हुआ उसकी पोजीशन जो है, इनिशियल पोजीशन है, वो x0 है। भाई देखो जरा, आप इसको लिखते हो x1, ऐसे लिखते हो x2, इसे लिखते हो x3, तो ऐसे ही x और नीचे छोटा सा 0 लिखते हैं ना, तो इसे x0 पढ़ा जाता है, NOT नॉट, x0।
तो ये आपके पास हो गया क्या, एक्स नॉट है ये आपके पास। तो इसको बोल दिया कि ये एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल मतलब जहां से उसने मोशन को शुरू किया या जहां से हमने मोशन को देखना स्टार्ट किया कि यहां से मोशन स्टार्ट किया उसने, इनिशियल पोजीशन। और v क्या है, v है उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो कि वेलोसिटी फिक्स है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही, कम ज्यादा नहीं हो रही, फिक्स है एकदम। कह रहा है इस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ बनाइए, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाइए। नंबर 1 पहला सिचुएशन, पहला सवाल कह रहा है अगर एक्स नॉट जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है, और जो वेलोसिटी है वो भी पॉजिटिव है। मैं भी समझाता हूं आप लोगों को इस चीज को, क्या है ये। दूसरा एक और सवाल पूछा गया था, उसमें लिखा था इफ एक्स नॉट इज पॉजिटिव एंड वेलोसिटी इज नेगेटिव। फिर तीसरी सिचुएशन में बोला गया था इफ एक्स नॉट इज नेगेटिव एंड वेलोसिटी इज पॉजिटिव। फिर चौथी सिचुएशन में पूछा गया था इफ एक्स नॉट इज नेगेटिव एंड वेलोसिटी इज नेगेटिव। और अगर मैं एक और लिख देता हूं पांचवा, क्या इफ एक्स नॉट इज 0 एंड वेलोसिटी इज पॉजिटिव। अब सुनिएगा ध्यान से। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या है, अभी मैं समझाऊंगा, बात समझ में आ जाएगी। सवाल में बोला है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो एक स्ट्रेट लाइन में चलता जा रहा है, उसकी इनिशियल पोजीशन जो है वो एक्स नॉट है। इनिशियल पोजीशन का मतलब है जब टाइम 0 था तब वो कहां पर था, एक्स नॉट पोजीशन पर था। एक्स नॉट की कुछ ना कुछ क्या रही होगी, वैल्यू रही होगी। तो एक्स नॉट की वैल्यू कुछ ना कुछ रही होगी, हमें नहीं पता क्या है। तो अब इन्होंने ये बोला हुआ है, और इसकी जो वेलोसिटी थी वो v थी, जो कि एकदम फिक्स है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हुई। तो इनका क्वेश्चन ये है कि चलो एक काम करो, इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करो। नंबर 1 अगर एक्स नॉट पॉजिटिव है और v भी पॉजिटिव है। तो चलिए अब हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस सवाल का, और इसका पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, फिर आप भी एक दो ड्रॉ करके दिखाइएगा मुझे। नंबर 1 सबसे पहला, आपको पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है, तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले इस तरीके से ग्राफ बना लीजिए। यहां पर ले लेते हैं हम लोग क्या, टाइम, और यहां पर हम लोग किसे ले लेंगे, पोजीशन को। मैं इस ग्राफ को अब नीचे भी ड्रॉ कर रहा हूं। क्यों ड्रॉ कर रहा हूं नीचे, क्योंकि जी इस बार पोजीशन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। याद करो, ओरिजिन के आगे पॉजिटिव और ओरिजिन के पीछे नेगेटिव पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। तो ये मैंने ये ग्राफ बनाया। अब पहली सिचुएशन में बोला कि पॉजिटिव होना चाहिए, तो यार देखो यहाँ पर आपका टाइम जो है वो कितना है, 0। ऊपर की तरफ जितनी भी पोजीशन होंगी वो पॉजिटिव, नीचे जितनी भी पोजीशन होगी वो नेगेटिव। याद करो, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, और यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ -3। तो ऊपर वाली पोजीशन पॉजिटिव होगी और नीचे वाली पोजीशन नेगेटिव। ये कह रहे हैं कि पोजीशन पॉजिटिव है। चलो मान लो यहाँ पर होगा आपका एक्स नॉट। क्यों ऊपर लिया, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब कह रहे वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, तो याद करो पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, तो आप बोलोगे इसका मतलब ये ग्राफ ऐसे जाएगा। और क्यों, क्योंकि इस बार इसकी वेलोसिटी कैसी देखिए, पॉजिटिव। यानी कि एक्स नॉट जो है वो जगह है जहां से मोशन को शुरू किया इसने, इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव का मतलब है कि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट था और पॉजिटिव वेलोसिटी से चला, तो पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा। नंबर 1 के बाद बच्चों हम बात करते हैं नंबर 2 की। दूसरी सिचुएशन में बोला एक्स नॉट पॉजिटिव है मगर वेलोसिटी नेगेटिव है। तो इस बार आप एक काम कीजिए, अपना ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमने क्या ड्रॉ कर दिया, ये रहा टाइम, और ये ऊपर की तरफ मैंने क्या ड्रॉ कर दी, इसकी पोजीशन यानी कि एक्स। अब आपकी एक्स नॉट पोजीशन तो पॉजिटिव है, तो चलो मान लो यहाँ पर पॉजिटिव एक्स नॉट ये रहा, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव है। तो भाई नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ ऊपर नहीं जाता, कहाँ जाता है, नीचे की तरफ। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव। तो ये आपका दूसरा वाला ग्राफ बन गया, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ बन गया। नंबर 2 के बाद नंबर 3, तीसरे केस में हमसे बोला गया कि इसे ड्रॉ करो। तो ये लो जी, मैंने दोबारा से यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करने के लिए यहाँ पर टाइम बना दिया, टाइम एक्सिस बना दी, और इस जगह पर बना दी क्या, पोजीशन एक्सिस। इस बार इन्होंने बोला है कि एक्स नॉट जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव कहाँ, नेगेटिव मतलब क्या, ऊपर, जी नहीं, नेगेटिव मतलब कहाँ पर, नीचे की तरफ। मतलब इस बार आपका एक्स नॉट यहाँ पर है, लेकिन इस बार एक्स नॉट नेगेटिव में अगर वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव। पॉजिटिव वेलोसिटी कहाँ पर होता है ग्राफ इसका, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ इस बार ही ऐसे जाएगा, ऊपर की साइड पे, नेगेटिव पोजीशन बट पॉजिटिव वेलोसिटी। अब अगला क्या आता है, एक्स नॉट। भैया एक्स नॉट नेगेटिव का मतलब क्या होगा? एक्स नॉट नेगेटिव का मतलब ये हो गया भाई कि जैसे मान लो, ध्यान से समझना, ये रहा यहाँ पर, इस जगह पर मैंने क्या डाल दिया, 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, और इस तरफ लिख दिया -1, इस तरफ लिख दिया -2, इस तरफ लिख दिया -3। मान लो एक आदमी ने एक कार को देखना स्टार्ट किया,
वो देख रहा था बहुत पहले से, कार यहाँ से चलते 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 जा रही थी, लेकिन सपोज कर लो, समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि उसका घर यहाँ पर था। उसने बोला मैं अपने घर को ओरिजिन मान के चल रहा हूँ, मैं अपने घर से सारे डिस्टेंसेस नापूंगा। तो उसने क्या बोला, मेरा घर अगर ओरिजिन है तो मेरे घर के आगे के डिस्टेंसेस में पॉजिटिव लूंगा, मेरे घर के पीछे के डिस्टेंसेस, सॉरी आगे की पोजीशन पॉजिटिव लूंगा और पीछे की पोजीशन क्या लूंगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब है, अगर ये बंदा ये बोले कि गाड़ी 9 बजे -3 पोजीशन पर थी, इसका मतलब वो ओरिजिन से पीछे थी, जहां से ये मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है ना, उसके पहले से मोशन स्टार्ट हो चुका था। तो नेगेटिव पोजीशन का मतलब है ओरिजिन के पहले से मोशन हो रहा है। पॉजिटिव का मतलब है ओरिजिन के आगे से मोशन हो, और जीरो का मतलब हो गया ओरिजिन जहां पर है वहीं से मोशन स्टार्ट हुआ है। ये इसका मतलब है। मीनिंग समझ में आया आपको? जी सर। हाँ भैया। ठीक है, ठीक है। चलिए अब सुनिए ध्यान से, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब तीसरे के बाद आता है चौथा। चलो भाई एक काम करते हैं, इस चौथे को भी प्लॉट करके देख लेते हैं। अब चौथे वाले केस में आप लोग मेरी मदद कीजिए। चलिए बताइए क्या करूं? एक्स नॉट नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव है। दोनों ही नीचे आएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हो जाएगा एक्स नॉट और ये ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, क्योंकि वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव। तो अब आपको समझ में आ गया कि पोजीशन भी नेगेटिव और वेलोसिटी भी नेगेटिव। और ये वाले में बोला है कि पोजीशन 0 और वेलोसिटी पॉजिटिव। तो इसका ग्राफ मैं एक बार यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ। तो ये आपके पास नंबर 4 के बाद आता है नंबर 5। ओरिजिन पे आएगा बिल्कुल ठीक। और जो वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ जाएगी। हाँ एकदम सही बोला। तो ये आपके पास ये वाला ग्राफ बन गया, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, यहाँ पर x, यहाँ पर t, और इस बार आपका जो x नॉट है वो 0 है, कहाँ पे, ओरिजिन पर। अगर यही नेगेटिव होता तो ये ग्राफ कहाँ पर चला जाता, नीचे की तरफ चला जाता। अगर ये वेलोसिटी पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव होती तो मैं एक छठे केस को और अगर यहाँ ड्रॉ करूं तो इस बार आप ऐसा भी ग्राफ दिखा सकते हैं कि सर ये टाइम हो गया, ये पोजीशन होगी, और यहाँ पर आपका x तो 0 हो गया, लेकिन x नॉट 0 और वेलोसिटी जो है वो कैसी है, नेगेटिव। तो आप अगर इसमें चाहें पांचवे के बाद एक छठा पॉइंट और ऐड कर लीजिए, इफ x नॉट इज इक्वल टू 0 एंड वेलोसिटी इज नेगेटिव। तो आई थिंक अब आप लोगों को, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इन चीजों को रटना या याद करना पड़ेगा। कि तुम्हें लगता है कहीं से भी कुछ है ऐसा जो तुम्हें बैठ के रटना पड़े, बिल्कुल नहीं। बस आप लोगों को मेरी बातों को सुनना है, समझना है, ध्यान रखना है, और उनके अंदर एक जरूरी बात आई, एक जरूरी बात बहुत ध्यान से सुनना। फिजिक्स में बहुत सारे बच्चों को समझ में पूरी फिजिक्स आती है बहुत अच्छे से, लेकिन तुम्हें फिजिक्स कितने अच्छे से आती है इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा आपके नंबरों के ऊपर। कहना क्या है कि मान लो तुम्हें दुनिया भर की फिजिक्स आती है, सब कुछ तुम जानते हो, लेकिन जब टीचर ने एक सवाल पूछा और तुमने उसको इतनी गंदी लैंग्वेज में लिखा, इतनी ज्यादा बेकार लैंग्वेज में लिखा कि टीचर बोलेगा यार ये किसी साइंस के स्टूडेंट की लैंग्वेज नहीं लगती, बहुत ही बेकार लैंग्वेज है, बहुत ही लो लेवल की लैंग्वेज लिखी हुई है इसके अंदर। तो ऐसा नहीं करना भाई। आपको जब भी चीजों को लिखना है तो उस आंसर के लिए, किसी भी सवाल का जवाब लिखने के लिए फिजिक्स की प्रॉपर अच्छी टर्म्स, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना होगा, ताकि टीचर को वो डेफिनेशन, वो आंसर इंप्रेसिव लगे। अदरवाइज आप लोगों के नंबर कटेंगे। वो कहने की बातें होती है, टीचर कह देते ना, अरे मैंने तुम्हें समझा दिया, अब अपनी लैंग्वेज में इसको लिख लो। बेटा अपनी लैंग्वेज में मत लिखना, अपनी लैंग्वेज में तब लिखना जब आपको कुछ ना आता हो। आप लोगों को फिजिक्स की लैंग्वेज को ही अपनी लैंग्वेज बनाना है। ऐसा नहीं है कि सर अब समझ में आ गया, अब मैं कुछ बना के लिख दूंगा। यहाँ पे तुम किसी पुरानी हिस्ट्री की कोई कहानी थोड़ा ना लिख रहे हो कि तुम्हें वो कहानी याद है तो तुम लिख दोगे। इसीलिए बेटर यही रहेगा कि आप लोग प्रॉपर वे में मेरे वर्ड्स को, मेरे शब्दों को, जो डेफिनेशन में नोट्स में लिखता हूँ, उनको दिमाग में रखो, और जब आप डेफिनेशन लिखो, चाहे वो आप अपनी तरफ से लिखो, उन वर्ड्स का इस्तेमाल जरूर करो। उनकी जगह सिंपल और ऐसे वर्ड्स मत यूज करो जो साइंस के हिसाब से या फिजिक्स के अंदर उन वर्डों का इस्तेमाल नहीं होता, तो प्लीज उनको मत कीजिएगा। और धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, और ऐसा तब कर पाओगे आप लोग जब आप लोग मेरी पढ़ाई हुई चीजों को पढ़ के, समझ के, उसको एक बार बिना देखे लिख के देखोगे। तो सभी लोगों को एक बात बता रहा हूं, अगर आप लोग फिजिक्स में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप लोगों को एक रफ रजिस्टर अलग से लेना चाहिए। एक रफ रजिस्टर लो, रोजाना जितना पढ़ाता हूं या एवरी संडे या किसी भी दिन उसको पूरा पढ़ो, और पढ़ करके उसे बिना देखे लिखने की कोशिश करो। शुरुआत में लिखने में दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे लिखते लिखते हैबिट बन जाएगी, और फिर आप देखना आप बहुत अच्छे से लिखना सीख जाओगे कि हाँ सर किसी चीज की डेफिनेशन को कितने अच्छे से प्रॉपर वे में कैसे प्रेजेंट करते हैं। और ये काम ऐसा नहीं कि 1 या 2 दिन में आप कर लोगे, सारा काम खत्म।
नहीं भाई, इसमें आपको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।